नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने मेरी मांग भर दी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं क्या करती? सफेद साड़ी में मुझे वो रोता हुआ न देख सके और मेरी मांग सिंदूर से भर दी। क्या? पायल हक्की बक्की रह गई। सरगम का ये संवाद सुनकर हतप्रभ पायल उसका मुंह ताकती रह गई। महीने भर पहले विधवा हुई सरगम कोई और नहीं, उसकी सहपाठिन थी। सरगम के पति का आकस्मिक मृत्यु एक रेल दुर्घटना में हुई थी। पायल तो बड़ी मुश्किल से सरगम का सामना करने का साहस जुटाती हुई दुखी मन से उसके प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने आई थी। उलझन में थी कि कैसे उसका सामना करेगी और सांत्वना देगी। अभी सरगम की उम्र ही क्या है और ऊपर से तीन तीन अवयस्क बच्चों का दायित्व कैसे संभालेगी इस छोटी सी उम्र में। मन में इन बातों का कश्मकश के साथ उसने सरगम के घर का डोरबेल दबा दिया। मगर ये क्या? सामने सरगम को देख मैं भौचक्की रह गई थी। सरगम की मांग में चटक सिंदूर, हथेलियों से कलाइयों तक रची मेहंदी, कलाइयों में ढेर सारी लाल चूड़ियां और गले में चमकता मंगलसूत्र। ये देख मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होता भी कैसे? 30 त्योहार पर व्रत उपवास रखने वाली, हर मंदिर मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाली, अंध भक्त में लीन रहने वाली सरगम को इस रूप में देखने की परिकल्पना उसने मन में कभी भी न की थी। वह तो सोच कर आई थी कि सरगम की सूनी मांग लिए निपट उदास सफेद साड़ी में मिलेगी। सरगम की आंखों में जरा भी तरलता नहीं थी और न ही कोई चिंता। वह सदा सुहागन की तरह थी और उसके चेहरे पर दिग्विजयी खुशी फूट रही थी। सब कुछ अप्रत्याशित था मेरे लिए। एक ही बस्ती में होने से सरगम और पायल साथ साथ पढ़ने जाती थी। दोनों के मन कुछ ऐसा मिला कि आपस में सहेलियों सा जुड़ाव हो गया था। पायल की तुलना में सरगम अधिक यौवन भरी और सुंदर थी। उम्र में उससे कोई 1 साल बड़ी थी सरगम। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह परीक्षाओं में पास होने के लिए मंदिरों और देव स्थानों पर प्रसाद चढ़ाने की मनौती मांगती रहती थी। पायल उसकी मान्यताओं पर कभी कभी माखौल उड़ा देती थी। सरगम किसी तरह इंटर पास कर सकी और बीए करते करते उसकी शादी हो गई। दूर के एक कस्बे में उसके पति का कबाड़ खरीदने और बेचने का कारोबार था। शुरू शुरू में सरगम का मायके आना जाना ज्यादा रहा। जब आती तो गहनों से लदकर सजी सौरी रहती थी, खुश खुश सी दिखती थी। एक दिन पायल ने पूछा था, बहुत खुश हो? लगती हूं, बस, असंतोष सा जाहिर करती हुई सरगम ने कहा। कोई कमी है क्या? पायल ने एकाएक तरल हो आई उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पूछो मत, कहकर सरगम ने निगाहें झुका ली। तुम्हारे गहने कपड़े श्रृंगार देखकर तो कोई भी समझेगा कि तुम बहुत सुखी हो। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस गहनों और कपड़ों का सुख क्या? पायल अवाक होकर बोली। सच कहती हूं पायल, उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत नहीं, बस पैसा कमाने की धुन। अपने कबाड़ खाने से देर रात थके हुए लौटते हैं। खाए पिए और नशे में, 2 तरह का नशा है रहता है उन पर, एक तो शराब का और दूसरा दौलत का। अक्सर रात का खाना घर में नहीं खाते। घर में उन्हें बिस्तर दिखाई देता है और बिस्तर पर मैं, बस। पायल आश्चर्य से उसका मुंह देखती रही। सरगम अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। रोज की कहानी है यह।
बिस्तर पर प्यार नहीं, नोट दिखाते हैं। मुड़े तुड़े गंदे शंदे मुट्ठियों में भर भर कर वे समझते हैं प्यार जताने का शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। अपनी कमजोरी छिपाते हैं, लुंज पुंज बने रहते हैं। मेरी भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं क्या चाहती हूँ इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं चाहती हूँ वे थोड़े जोशीले बने और मुझे भरपूर प्यार दें, लेकिन यह उनके स्वभाव में नहीं था। या यह कह लो, मुझे लगता है उनमें मर्दानी ताकत नहीं है। तभी तो जल्दी खर्राटे लेकर सो जाना, सुबह देर से उठना और हड़बड़ी में अपने काम के ठिकाने पर चले जाना, घर जल्दी नहीं लौटना, यही उनकी दिनचर्या है। उनका रोज नहाना धोना भी नहीं होता। कबाड़ खाने की गंध उनके बदन से समाई रहती है। सरगम ने एक एक करके रहस्य खोला। जानती हो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उन्हें मुझसे 7-8 साल बड़ा समझकर किया था, लेकिन वो मुझसे 15 साल बड़े हैं। जल्दी ही बच्चे चाहते हैं, इसीलिए कि बूढ़ा होने के पहले बच्चे सयाने हो जाएं और उनका काम धंधा संभाल लें। लेकिन अब क्या, जीवन तो उन्हीं के साथ कटता है ना। लेकिन अब क्या, जीवन तो उन्हीं के साथ काटना है, हंसकर काटो या रोकर। चेहरे पर अतृप्त का भाव लिए सरगम ने ठंडी सांस भरते हुए मजबूरी सी जाहिर की। पायल उस समय वैवाहिक संबंधों की गुणता से अनभिज्ञ थी। बस सुनती रही, कोई सलाह या प्रतिक्रिया नहीं दे सकी थी। वो समय बीता। पायल बीएड करने के लिए दूसरे शहर चली गई और बाहर ही नौकरी कर ली। उसका अपना शहर लगभग छूट सा गया। सरगम से उसका कोई अब सीधा वास्ता नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद सरगम से मुलाकात हुई तो वह 2 बच्चों की मां हो चुकी थी। बच्चों का नाम शालू और गौरव बताया था। तीसरा होने वाला था। बहुत खुश थी और खुश होकर मिली थी वह। उसने कहा था, कभी हमारे यहाँ आओ। तुम जब यहाँ आती हो तो तुम्हारी बस हमारे घर के पास से ही गुजरती है। बस स्टैंड पर किसी से भी पूछ लेना, विजय कबाड़ी को सब जानते हैं। विजय कबाड़ी? हाँ, विजय कबाड़ी। तेरे जीजा इसी नाम से जाने जाते हैं। और ठट्ठा मारकर हंसते हुए उसने ये बात बताई थी। पायल को लगा था कि वह अब सचमुच बहुत खुश है। कुछ समय बाद आते जाते पायल को पता चला कि सरगम के पति लकवा की बीमारी से शिकार हो गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह चाहते हुए भी उससे मिल न पा रही थी। लेकिन इस बार पायल अपने आप को रोक न पाई। सरगम के पति की अचानक मृत्यु का समाचार ने उसे बेचैन कर दिया था। वह चली आई। सोचा उससे मिलते हुए दूसरी बस से अपने शहर के लिए रवाना हो जाएगी। बस स्टैंड पर पता करने पर एक दुकानदार ने एक बालक को उसके साथ भेज दिया, जो उसे सरगम के घर तक पहुंचा दिया था। और यहां पहुंचकर उसे अलग ही नजारा देखने को मिला। कौन है वह जिसने सरगम का विधवा होना देखा नहीं गया? कोई सच्चा हितैषी या स्वार्थी? सनसनाता सा सवाल पायल के मन में कौंध रहा था। सब जान रहे हैं कि विजय कबाड़ी की मौत रेल दुर्घटना में हुई है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूं उन्होंने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट न लिखने के पीछे उनका जो भी मंशा हो, मैं नहीं जानती। सरगम की सपाट बयानी से अचंभित पायल को लगा कि उसकी जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है और वह बहुत कुछ पायल से बताना चाहती है। पायल अपने आश्चर्य और उत्सुकता को छिपा न सकी। उसने पूछ ही लिया, ऐसा क्या? हाँ पायल, ऐसा ही। तुमसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। वे तो इस दुनिया में नहीं हैं
और उनकी बुराई भी मैं करना नहीं चाहती, लेकिन अगर सच्चाई तुमको न बताऊं तो तुम भी मुझे गलत समझोगी। अभयकांत से मेरे विवाहेतर संबंध थे, यह मेरे पति जानते थे। ये अभयकांत कौन है? पायल अपने को रोक न सकी। अभयकांत उनके दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। जब उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ था तो अभयकांत ने बहुत मदद की। डॉक्टर के यहाँ ले जाना, दवा दारू का इंतजाम करना, सब तरह से अभयकांत उसके बिजनेस को संभालते रहे और मुझे भी। जब पति बीमार हुए थे उस समय और उनके पहले से ही अभयकांत से मेरा रिश्ता था। पायल टकटकी लगाए उसकी बातें सुन रही थी। जब तेरे जीजा की शराबखोरी बढ़ने लगी तो वे धंधे पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे और स्वास्थ्य भी डगमगाने लगा। मैंने उन्हें आगाह किया लेकिन कोई असर न हुआ। एक दिन टोकने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर अपने को नहीं सुधार सकते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर कोई असर हुआ या नहीं? पायल ने सवाल किया। असर हुआ ना। असर यह हुआ कि वे डर गए कि सचमुच मैं कहीं घर छोड़कर चली न जाऊं। वे अपनी शारीरिक कमजोरी भी जानते थे। उन्होंने अभयकांत को घर बुलाना शुरू कर दिया और साथ ही हम दोनों को एकांत देने लगे। फिसलन भरी राह हो तो फिसलने का पूरा मौका रहता है। मैं फिसल गई, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर, और फिसलती चली गई। अभयकांत को एतराज नहीं था। उनकी निगाहें तो शुरू से ही मेरे यौवन को निहार रही थीं। कितनी उम्र है अभयकांत की? पायल ने पूछा। उनसे कोई 2 साल छोटे हैं, परंतु देखने में उम्र का पता नहीं चलता। और उनके बाल बच्चे? विदुर हैं। उनका एक बेटा है, शादीशुदा है और बाहर नौकरी करता है। पायल ने हूं करते हुए पूछा, तुम्हारे पति ने आत्महत्या क्यों की? यह तो वही जाने। जहां तक मैं समझती हूं उनमें सहन शक्ति खत्म सी हो गई थी। पैरालिसिस के अटैक के बाद वे कुछ ठीक हुए और धीमे धीमे चलने फिरने लगे, अपने काम पर भी जाने लगे, लेकिन परेशान से रहने लगे। मुझे कुछ बताते नहीं थे। शायद उन्हें डर सताने लगा था कि अभयकांत ने बीवी पर तो कब्जा कर ही लिया, कहीं बिजनेस में भी कब्जा न कर ले। एक बार अभयकांत से उनकी इस विषय में बहुत ही कहा सुनी हुई थी। फिर? पायल ने पूछा। फिर क्या? जब मुझे अभयकांत ने बताया तो मैंने उनसे पूछ लिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पायल, कुबत कम गुस्सा ज़्यादा वाली बात थी। वे एकदम से उखड़ गए और लगे मुझ पर लांछन लगाने कि मैं दुष्चरित्र हूँ, उल्टा हूँ। बस फिर क्या था, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया कि तुम तो नामर्द हो, ताकत नहीं कि तुम औरत को खुश रख सको। मेरा इतना बोलना भारी पड़ गया। वे अपने पौरुष पर की गई चोट शायद सहन न कर सके, बस लज्जित होकर घर से निकल गए। दोपहर तक खबर आई कि इस एरिया के प्रसिद्ध विजय कबाड़ी वाला रेल लाइन पर कटे हुए पड़े हैं। बात खत्म करते करते सरगम रो पड़ी। पायल ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके अंदर का अपराध बोध, पति के जाने का गम दोनों आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाए। थोड़ी देर बाद पायल ने पूछा, और तुमने शादी कब की? कुछ दिन पहले। मैं अपने बच्चों को देख देख करके रो रही थी कि अब इनका क्या होगा। अभयकांत से मेरा ये दुख देखा नहीं गया, इसीलिए एक दिन उन्होंने मेरी मांग भर दी। इतना कहकर सरगम चुप हो गई और अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को फैलाकर
देखने लगी। तभी मैं पूछी कि क्या तुम्हारी मर्जी से? हाँ, हाँ पायल, मुझे और मेरे बच्चों को सहारे की बहुत ज़रूरत थी। मैंने मौका नहीं जाने दिया। अब कोई भला कहे चाहे बुरा, असल में वे तीनों बच्चे अभयकांत जी के ही हैं। क्या? कुछ क्षण को पायल सन्ने रह गई, मगर जाने से पहले बोली कि तुमने जल्दबाजी की। इतना उतावलापन इतना उतावलापन कुछ ठीक नहीं। अगर थोड़े समय और धैर्य रखती तो शायद कोई कुछ न कह पाता। जो बात इतने साल छिपा कर रखी थी, साल 2 साल और छुपा लेती। कहते हुए पायल ने अपनी बाईं कलाई पे घड़ी देखी और उठ जाने को तत्पर हो गई। सरगम से और कुछ कहने का कोई फायदा न था। हे गाइस, सरगम गलत थी या सही, ये आपको निर्णय लेना है। देखा जाए तो शादी के बाद हर स्त्री को दैहिक सुख चाहिए। उसके पति ने अपना नामर्दपना छुपाने के लिए अपने दोस्त को बुलाकर सरगम को हम बिस्तर होने का मौका दिया कि उसका घर चलता रहे और समाज में उसके नामर्द होने की बात किसी को पता भी न चले। क्या इस कहानी का एंड ऐसे करना मेरा ठीक था या कुछ और करना चाहिए था? आप मुझे बताएं। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।